संडे को पूरे देश के सियासतदानों को घर बैठे बैठे बड़ा सरप्राइज मिला, क्योंकि 2019 का ट्रेलर 2023 में अजीत पवार ने एक बार फिर से बेवफाई और बगावत के साथ रिलीज कर दिया। पिक्चर रिलीज हुई और अजीत पवार जो कि एनसीपी में विपक्षी दल के नेता थे, वो बन गए डिप्टी सीएम। किसके? शिंदे गुट के। और एक ऐसी पटकथा का विस्तार हुआ जिसकी कहानी हम आज भी आपके बीच बयां कर रहे हैं। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी, फडणवीस के घर पहुंचे महाराष्ट्र के स्पीकर। अजीत और फडणवीस की मुलाकात जारी है। फडणवीस के घर पहुंचे हैं अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल भी मौजूद है। इस वक्त की बेहद बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। करीबन आधे घंटे से यह मुलाकात चल रही है। हालांकि मुलाकात हुई, क्या बात हुई, यह अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो तस्वीरें जो है सियासत की, वो हर घड़ी बदल रही है। और इत्तेफाक देखिए कि एनसीपी का जो चुनाव चिन्ह है वो भी घड़ी है, लेकिन वक्त किसका बेहतरीन चल रहा है? अजीत पवार का। घड़ी चाचा की, वक्त भतीजे का। महाराष्ट्र की सियासत में इन दिनों भूचाल मचा हुआ है। अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को चुनौती देते हुए एनसीपी के कई विधायकों को साथ लेकर अपना पाला बदल लिया। हालांकि वो दावा कर रहे हैं कई विधायक हैं, लेकिन चेहरे बार बार रिपीट टेलीकास्ट में सिर्फ पार्टी नजर आते हैं। कल तक महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन आज शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बन गए हैं साहब। हालांकि इससे पहले भी अजीत पवार ने बगावत का बिगुल 2019 में फूंका था, जिसका जिक्र कार्यक्रम की शुरुआत में आपसे किया। लेकिन उस वक्त शरद पवार ने स्थिति को संभाल लिया था। लेकिन इस बार क्या करेंगे शरद पवार? करार में हुंकार तो भर दी है, लेकिन क्या अजीत अपने मंसूबे में कामयाब हो जाएंगे या शरद पवार का मैजिक एक बार फिर से चलेगा? क्योंकि देखिए, बीजेपी के लिए जिस तरीके से अमित शाह को चाणक्य कहा जाता है, एनसीपी के चाणक्य शरद पवार हैं। क्या यूं कहा जाए कि महाराष्ट्र के चाणक्य शरद पवार हैं? तो इसमें कोई दो राय नहीं होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा विद्रोह, बगावत, सियासत और आपदा को अवसर में तब्दील कर देने की कला अगर किसी के पास है तो वो सिर्फ और सिर्फ शरद पवार के पास है। फडणवीस के घर पहुंचे हैं अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल और छगन भुजबल भी मौजूद हैं साथ में उनके। करीबन आधे घंटे से ये मुलाकात चल रही है। देवेंद्र फडणवीस के घर पहुंचे हुए हैं। इस बीच बड़ी खबर, अहम जानकारी, सतारा में शरद पवार का बयान सामने आया। शरद पवार ने क्या कहा, सभी को इंतजार था कि क्या कहेंगे शरद पवार। उन्होंने कहा, अकेला ही आवाज बुलंद करूंगा। फूट पैदा करके दंगे की साजिश की जा रही है। कई राज्यों में पार्टी को तोड़ने की साजिश हो रही है। लोकतंत्र को बचाने की कोशिश हो, धर्म के आधार पर दरार पैदा की जा रही है, ये शरद पवार ने कहा। इस दौरान पूर्व सीएम चौहान की समाधि पर मत्था टेका उन्होंने, और मत्था टेकते हुए सतारा से कहा है। देखिए किस तरीके से लाव लश्कर के साथ शरद पवार यहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे। श्रद्धांजलि तो मात्र बहाना था, असल में अपना बाहुबल दिखाना था। वो दिखाने के लिए पहुंचे थे कि उनकी घड़ी में कितना दम है। और अजीत पवार को भले ही लगता हो कि वक्त उनका आ गया है, लेकिन खराब घड़ी भी दिन में 2 बार तो सही वक्त बताती ही है। और शरद पवार भी वेट एंड वॉच की सिचुएशन में है। 5 जुलाई का आह्वान उन्होंने किया है, तमाम विधायकों को निमंत्रण भेजा है सतारा से ही। 2 तस्वीरें देखिए,
ये तस्वीरें आपको पूरे दिन का सिनेरियो क्लियर करेंगे। शरद पवार जो कि श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे हुए थे, क्योंकि आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के मौके पर उन्होंने कहा बड़ों के आशीर्वाद के साथ एकला चलो की नीति अपनाएंगे और कामयाब नहीं होने देंगे बीजेपी को। बीजेपी जो महाराष्ट्र में करना चाहती है वो कर नहीं पाएगी। दूसरी तस्वीर अजीत पवार के घर की, जिसमें अजीत पवार से मिलने के लिए वही 8 चेहरे जिन्होंने कल अजीत पवार के साथ शपथ ली थी वही पहुंचे। रिपीट टेलीकास्ट हुआ है, रिवाइंड रिप्ले करके बार बार वही चेहरे नजर आ रहे हैं। और सवाल उठ रहा है कि अगर 8 विधायक अजीत के खेमे में गए तो बाकी गए किधर। और इन्हीं चेहरों, इन्हीं तस्वीरों के बिहाव पर मजबूती मिलती है शरद पवार के स्टेटमेंट को भी। हालांकि शरद पवार ये बात कह रहे हैं कि अभी उन्होंने फोन नहीं घुमाया है। शरद पवार से लगातार अजीत पवार की जो नाराजगी है वो बढ़ती जा रही थी। काफी दिनों से अजीत पवार की नजदीकी बीजेपी से थी। इस बीच अजीत पवार को बीजेपी में शामिल होने का ऑफर मिला और अजीत पवार ने इस ऑफर को लपक लिया। 2 जुलाई को 8 विधायकों के साथ शपथ ले ली। चलिए फोन लाइन पर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ में जुड़ गई हैं, शाइना जुड़ी हैं। शाइना जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। शाइना जी, आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? हाँ, बिल्कुल पहुंच रही है। बीजेपी ने बड़ा झटका महाराष्ट्र में दिया है, लेकिन राज ठाकरे कह रहे हैं शरद पवार ने ये सब कुछ जानबूझकर करवाया। देखिए, कोई स्पेक्यूलेशन में न जाते हुए मैं सिर्फ ये कहूंगी कि आज के परिप्रेक्ष्य में विश्व भर में मोदी जी के प्रति एक प्रेरणा के साथ साथ एक लगाव है। लोग जानते हैं कि ये सकारात्मक रूप से डेवलपमेंट की राजनीति करते हैं और ये विश्व भर में नहीं, मुझे लगता है कि आज भारत तक सीमित नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक भी। और हम उसी दृष्टि से देख रहे हैं कि बहुत सारे विधायक आए हैं और उनका स्वागत है। जो लेकिन आप कह रही हैं कि ये मोदी मैजिक है, विपक्ष कह रहा है कि ये तो ईडी और सीबीआई का मैजिक है जिसका इस्तेमाल बीजेपी करती है। सच कौन? देखिए, जो आपको कोई अफवाहें फैला रहे हैं और आप वो अफवाहें में गिरफ्त होते हैं तो फिर वो आप जाने कि आप क्यों ये विश्लेषण कर रहे हैं। हम सिर्फ जानते हैं कि जमीनी स्तर पे ये सब दिग्गज नेता जानते हैं कि जब वो जनता के सामने जाते हैं तो जनता को ये बताना पड़ेगा कि 9 साल में क्या काम हुआ है, और वो 9 साल में जो मोदी जी ने किया वो अपरंपार है। तो वो देखने मिला है इस बार। मोदी जी ने अपरंपार काम किया है, लेकिन मोदी जी महाराष्ट्र की सरकार को किस तरीके से अनस्टेबल कर रहे हैं, या लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अस्थिरता की आशंका थी, इस वजह से एनसीपी को तोड़ दिया गया है। आपका काम है एक विश्लेषण करना, हमारा काम है हमारी प्रतिक्रिया देना जी। और उस दृष्टि से हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहें कि शिवसेना के लोग शिवसेना को छोड़ें तो क्यों छोड़ें, विचारधारा को लेके क्या सवाल उठे थे, प्रश्न चिन्ह उठे थे, नेतृत्व को लेके क्या सवाल प्रश्न चिन्ह उठे थे। और आज आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की एक ही लक्ष्य है, वो है जनता के लिए काम करना। और महाराष्ट्र के लिए जो लोग प्रगति के और जा रहे हैं, लेकिन शाइना जी ठीक है, मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन शरद पवार कह रहे हैं कि बीजेपी का तो एक ही लक्ष्य है, फूट डालो, शासन करो, वैमनस्यता फैलाओ, जातिगत आधार पर राजनीति करो, लोगों को बांट दो। शायद आपको भी देखना चाहिए कि कौन से गट ने क्या काम किया है इतिहास में, तब आप विश्लेषण अलग दृष्टि से करते। आज जब विपक्ष के लोग बैठ के मिलते हैं और वहां राहुल गांधी बोलते भी नहीं, तो क्या नाराजगी नहीं हो सकती है? नाराजगी नहीं हो सकते हैं उन विधायकों के साथ जो जिनको लगता है कि अगले साल जब वो इलेक्शन के दौर में जाएं अपने जनता के सामने तो वो क्या बोलने वाले हैं? कुछ कहने के लिए तो होना चाहिए, और वो कहने के लिए प्रेरणा मिलती है मोदी जी की तरफ से। हमारे पार्टी के सहयोग के साथ जो काम हुआ है महाराष्ट्र में, आप उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि शाइना जी आप इस बात पर मोहर लगा रही हैं कि जब लोकसभा चुनाव के दौरान आप ग्राउंड पर उतरेंगे तो आप क्लीन स्वीप करने वाली हैं,
बीजेपी क्लीन स्वीप करने वाली है पूरे देश में। चलिए, बहुत शुक्रिया। शाइना हमारे साथ में जुड़ी, जो कि बीजेपी की प्रवक्ता है। इन्होंने साफ तौर पर कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में बेहतरीन प्रदर्शन हालांकि महाराष्ट्र के अंदर जरूर करेगी, क्योंकि महाराष्ट्र की प्रतिक्रिया हम ले रहे थे। महाराष्ट्र में जिस तरीके की अस्थिरता फैली हुई है, इस बीच अजीत पवार की गुट की तरफ से विधायकों के समर्थन के दावे को एनसीपी ने सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि 8 तो जरूर उनके साथ चले गए हैं, लेकिन बाकी का क्या, और इन 8 के खिलाफ हमने याचिका दायर कर दी है, इनकी तो विधायकी भी छिनेगी। गुरु पूर्णिमा का दिन है और गुरु पूर्णिमा के दिन सबको पता है कि स्वर्गीय यशवंतराव चौहान के एक शिष्य के नाते महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर पवार साहब ने काम किया है। और यहाँ पे इस गुरु पूर्णिमा के दिन स्वर्गीय यशवंतराव जी चौहान इनके समाधि के यहाँ पे आके उन्होंने आशीर्वाद लिया है। और यहाँ पे आशीर्वाद लेके पूरे महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाहर पार्टी का काम बढ़ाने का, और जिस प्रकार आज का वातावरण है उसकी सब बातें लोगों के सामने रखने के लिए पवार साहब ने आज से यहाँ से शुरुआत की है। कल जो शपथ ले रहे थे, शपथ विधि में मौजूद थे, उसमें से काफी लोग एमएलए पवार साहब को मिलने को भी गए हैं। इसीलिए हम किसी को हमारे साथ कितने लोग हैं ये हम समझते हैं 53-9 ये हमारे साथ है। हमें किसी पे अन्याय नहीं करना चाहिए और हम उनको पूरा मौका देंगे वापस आने का। लेकिन साथ साथ में जो नहीं आते हैं, जो पार्टी की लाइन छोड़ के जाते हैं, उनके ऊपर आवश्यक जो कानूनी कार्रवाई है वो हम इवेंचुअली करेंगे। तो आपने एनसीपी के तमाम नेताओं को सुना, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि पूरा मौका देंगे वापसी का, लेकिन वापसी के साथ साथ समझाएंगे आपको कि विधानसभा का गणित क्या है। महाराष्ट्र विधानसभा का समीकरण समझिए। महाराष्ट्र की विधानसभा में कुल इस समय 288 सीटें हैं। सरकार बनाने के लिए बहुमत का आंकड़ा चाहिए, जो कि होता है 145। शिंदे सरकार के साथ कितने लोग हैं? बीजेपी, जो कि 105 का आंकड़ा लिए हुए है। शिवसेना की अगर बात करें, शिवसेना शिंदे गुट की बात करें तो 44 सीटें इनके पास आती हैं। अजीत पवार का दावा है कि 40 लोग उनके साथ में हैं। अन्य यानी कि अदर्स 21 लोग हैं और कुल विधायकों की तादाद इसी के साथ 210 हो जाती है। शिंदे सरकार के खिलाफ की बात करेंगे, उस समीकरण को समझ लीजिए। कांग्रेस 44 का आंकड़ा कांग्रेस के पास है। शिवसेना यूबीटी यानी कि उद्धव गुट की अगर बात करें तो 12 सीटें इनके पास हैं। एनसीपी, जो कि एनसीपी मौजूदा यानी कि हम शरद पवार का यहां पर जिक्र कर रहे हैं, जिनके पास 13 सीटें हैं। 53 सीटें टोटल हैं। कुल एनसीपी का नंबर गेम आपको बता रहे हैं, 53 विधायक हैं उनके पास टोटल। नंबर गेम का जिक्र हो रहा है तो आपको ग्राफिक्स के जरिए वो भी समझना जरूरी है। नंबर गेम में कुल विधायक एनसीपी के पास 53, टूट के लिए कितने जरूरी हैं? 36 जरूरी हैं। अजीत पवार का दावा है 40 उनके पास हैं, जबकि दिखाई 8 दे रहे हैं। एनसीपी का दावा है कि अजीत के साथ मात्र 9 विधायक हैं, जो कि रिप्ले रिवाइंड फॉर्मेट में बार बार नजर आते हैं। शपथ लेते समय भी वही नजर आते हैं, शुभकामना देते समय भी वही नजर आते हैं। बाकी चेहरे कहां हैं, ये शरद पवार पूछ रहे हैं। और शरद पवार कह रहे हैं कि आप मत दिखा पाइए चेहरा, हमारे पास है, फोन मिलाएंगे, 5 तारीख को आपको दिखाएंगे, पिक्चर रिलीज होगी, ये शरद पवार कह रहे हैं। तो नंबर गेम ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके से 36 लोगों की जरूरत होगी, लेकिन बार बार 8 लोगों के चेहरे ही सामने आ रहे हैं। शुभम का रुख करेंगे, जो कि महाराष्ट्र से हमारे रिपोर्टर संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, लगातार कवरेज कर रहे हैं पूरे मामले में। शुभम, मैं आपसे समझूंगी, देखिए नंबर गेम का जिक्र हो रहा है बार बार इस पूरे घटनाक्रम में। अगर सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पॉइंट कोई है तो वो है नंबर गेम। अजीत पवार को चाहिए 30 से ज्यादा लोग, लेकिन अजीत पवार के आसपास जो चेहरे नजर आते हैं, शपथ लेते समय वही 8 चेहरे थे, आज अजीत पवार के घर में वही 8 चेहरे थे, बाकी चेहरे कहां हैं? सवाल बार बार हर कोई पूछ रहा है। और आज फडणवीस के साथ में मुलाकात कर रहे हैं वो, लेकिन लोगों को डिस्क्लोज करना है वो काम वो नहीं कर पा रहे। बिल्कुल, देखिए पूजा जी, यहाँ पर समीकरण को समझना बहुत आवश्यकता होता जरूरी होगा। देखिए, जब से पहले अगर हम बात करें तो
लगातार अजीत पवार ये दावा कर रहे हैं उनके पास 30 से ज्यादा विधायक हैं, लेकिन 7 में सिर्फ 9 ही खड़े हैं, बाकी असमंजस की स्थिति में। शुभम, आपके पास में वापस आती हूँ। चरणजीत सिंह सापरा हमारे साथ में कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। चरणजीत सिंह, बहुत स्वागत है आपका चरण जी न्यूज इंडिया पर। मैं आपसे समझना चाहूंगी, पहली प्रतिक्रिया, महाराष्ट्र में ये जो खेला चल रहा है, पावर गेम चल रहा है, पवार वर्सेस पवार चल रहा है, इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? पहली देखिए, ये जिसको आप पवार वर्सेस पवार कह रहे हैं, ये दरअसल बीजेपी का सुयोजित षड्यंत्र है। उन्होंने अपनी जो वॉशिंग मशीन है उसका बटन फिर दबा दिया है और कमल डिटर्जेंट से हर पापी को, हर भ्रष्टाचारी को धो करके वो अपने पार्टी में ले रहे हैं। ये खुलेआम नजर आ रहा है। अब ये जनता फैसला करेगी। जिस तरह से पूरे नंगे रूप क्लाइड क्रिस्टो जी भी हमारे साथ में, सर मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी, क्लाइड क्रिस्टो जी भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, एनसीपी के प्रवक्ता हैं वो, इनसे समझेंगे। क्लाइड जी, बहुत स्वागत है आपका। मेरी आवाज पहुंच पा रही है? आ रही है, आपकी आवाज आ रही है जी। पहली प्रतिक्रिया आप सबसे पहले दे दीजिए, ये जो घटनाक्रम घटित हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर, पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, आश्चर्य की बात तो यह है कि 3-4 दिन पहले हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रवादी कांग्रेस के बारे में भ्रष्टाचारी, भ्रष्ट है, क्या क्या कुछ बातें की थी, और 3-4 दिन के बाद वही लोग जो उस समय थे पार्टी में, वो उनके साथ जाकर सरकार में बैठ जाते। तो ये बहुत आश्चर्य की बात है कि एक तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ऐसे बात करें और दूसरी तरफ उनके ही नुमाइंदे जो है महाराष्ट्र में, वो इन लोगों को लेकर सरकार में बैठते हैं। तो ये बोलते हैं कि डबल स्टैंडर्ड जो है, तो सच क्या है? मेरे ख्याल से जो वॉशिंग मशीन का बात सापरा साहब कह रहे थे, कहीं ना कहीं ये वॉशिंग मशीन की बात चल रही कि वो साफ सुथरा करने के लिए, या फिर इस तरह का प्रेशर डालिए और भ्रष्टाचारी बोलिए और बाद में उनको अपने साथ में पार्टी में ले लीजिए। ठीक है क्रिस्टो साहब, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन सापरा साहब के पास मैं वापस जाना चाहूंगी। सापरा साहब, आप कह रहे हैं कि ये कमल डिटर्जेंट पाउडर है, लेकिन राज ठाकरे कह रहे हैं कि ये सब कुछ पावर्ड बाय शरद पवार है। स्क्रीन प्ले और स्क्रिप्टिंग दोनों ही उनकी है, ये वो कह रहे हैं। देखिए, मैं कोई राज ठाकरे का प्रवक्ता नहीं हूं कि मैं राज ठाकरे की स्टेटमेंट पर मैं कुछ कहूं, लेकिन निश्चित रूप से ये कहकर राज ठाकरे भी ये बता रहे हैं कि आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन रहे हैं। तो ये खुलेआम नजर आ रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सत्ता बल, धन बल और बाहुबल का पुरजोर उपयोग करके हर राज्य के अंदर वो अपनी सत्ता हथियाना चाहती है। ये सत्ता की हवस जो है ये जनता देख रही है, और जिस तरह से कर्नाटका के अंदर जनता ने इनको उत्तर दिया है या हिमाचल के अंदर दिया है, उसी तरह से आने वाले जो 4 राज्यों के चुनाव है उसमें जनता निश्चित रूप से जो लोकतंत्र की हत्या भारतीय जनता पार्टी कर रही है उसके खिलाफ अपना वर्डिक्ट देगी, उसके खिलाफ अपना निर्णय देगी। सापरा साहब, लेकिन आप कह रहे हैं वर्डिक्ट देगी, लेकिन आज तो महाराष्ट्र जो सवाल था उसका जवाब मैं दे दूं क्या? जी जवाब दे दें, बिल्कुल जवाब दें। सवाल किया था कि राज ठाकरे की स्क्रिप्टिंग जो है पवार साहब ने किया है। देखिए, राज ठाकरे को कोई बोलने का हक नहीं है। राज ठाकरे अगर कोई पिक्चर है उनके बाद में उनको प्रेशर डालना, और जो पिक्चर के निर्माता बैठते हैं तो वो पिक्चर अच्छी होती है। राज ठाकरे से कहिए कि आपको है स्क्रीन प्ले लिखना, आपको हक है बोलने का। तो हमारे बात पहले जीत के आइए, 2-4 आमदार लिख के आइए, फिर बात करिए। फिलहाल उनका रोल है वो फिल्म निर्देशक, फिल्म एक्टर को घर का रोल है वो निभाते रहे राज ठाकरे। कृष्णो जी, मैं यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि राज ठाकरे को बोलने का अधिकार नहीं है, लेकिन राज ठाकरे अगर महाआघाड़ी के एक पार्टिसिपेंट बन जाते हैं तो क्या उनको घड़ी डिटर्जेंट पाउडर में डुबकी लगाने का मौका मिल जाएगा क्या? लगता तो ऐसी है ना। राज ठाकरे को भी जो पहले तो उनके ऊपर भी ईडी का जो है प्रश्न चिन्ह है। अगर वो खुद नहाकर तो बीजेपी के समर्थन करना चाहते तो हम रोक नहीं सकते, उनको लाना है तो ना लेने चाहिए। नहीं, अब मेरे ख्याल में आपने शायद डिटर्जेंट का नाम नहीं सुना, मैंने घड़ी डिटर्जेंट का जिक्र किया है यहाँ पर। देखिए, यहाँ घड़ी डिटर्जेंट थोड़ी है, वो तो कमल डिटर्जेंट है। कभी आप घड़ी बोल रहे, कभी कमल बोल रहे। उनका तो किसी उनके विधायक ने कहा था ना कि गुजरात से कमल वॉशिंग पाउडर आता है, तो वॉशिंग पाउडर में तो धोते हैं सबको। अभी धोने का काम चालू है, तो राज ठाकरे भी धुलना चाहते हैं तो कौन रोक सकते हैं उनको? चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम राय अपनी साझा करने के लिए। चरणजीत सिंह जी जुड़े हुए हैं, सापरा साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। सापरा साहब, देखिए
क्रिस्टो जी जुड़े हुए थे, इन्होंने साफ तौर पर बोला कि राज ठाकरे अगर कमल डिटर्जेंट पाउडर में डुबकी लगाना चाहते हैं तो कौन रोक रहा है। सवाल मेरा उनसे था कि क्या घड़ी डिटर्जेंट में अगर वो डुबकी मारना चाहते हैं तो स्वागत करेंगे क्या शरद पवार उनका? आपको क्या लगता है? देखिए, पहली बात तो ये है, राज ठाकरे न 3 में है न 13 में है फिलहाल महाराष्ट्र के अंदर। दूसरी बात ये कि वो कहाँ छलांग लगाएंगे ये उनको तय करना है। साबरा साहब आपको मैं यहाँ पर रोकूंगी थोड़ा सा। राम कदम जी जुड़ गए हमारे साथ में, बीजेपी प्रवक्ता है राम कदम जी। राम कदम जी, बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। नमस्कार। थोड़ी देर पहले आप हमारे साथ में जुड़े हुए थे, मेरी दूसरी सहयोगी आपसे बातचीत कर रही थी। मैं सबसे पहले स्वागत भी कर रही हूँ और सवाल है मेरा, लगातार एनसीपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हमारे साथ में, कांग्रेस के प्रवक्ता जुड़े, वो कह रहे हैं कि बीजेपी का डिटर्जेंट अभियान चल रहा है, न सिर्फ महाराष्ट्र में, बिहार में, हर जगह चल रहा है और धीरे धीरे महाराष्ट्र में तो परवान चढ़ भी गया है। नहीं, पूरी तरह से देश का विपक्ष बिखरा हुआ है, उनमें बौखलाहट है। उन्होंने देखा कि पटना में सारे विपक्ष ने एक साथ आने का प्रयास तो किया, पर उस बैठक में ही उनके आपसी किस प्रकार से मतभेद है और उसमें से लगभग सभी ने इस बात को स्वीकार किया है कि चाहे कितना भी कुछ भी पटक ले, पर 2024 में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही पुनः एक बार प्रधानमंत्री बनेंगे। और जो कल का जो एक हिसाब से जो शॉक विपक्ष के खेमे में है, तो उसको लेकर के इस प्रकार की दलील देना उनकी राजनीतिक मजबूरी है, राजनीतिक आवश्यकता है। राम कदम जी, समय का अभाव है, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि क्या बीजेपी 2019 की जो पिक्चर है वो वापस से रिलीज कर रही है क्या? कहीं अजीत पवार का इस्तेमाल वापस से 2019 के जैसा तो नहीं हो जाएगा? देखिए, दो चीजें अलग अलग चीजें जी। महाराष्ट्र में हम सरकार में है, कोई आंकड़ों की आवश्यकता तो हमें थी नहीं, पर यदि वे स्वीकार कर रहे हैं कि देश को मोदी जी ही आगे ले जा सकते हैं, कौन कह रहा है? हम नहीं कह रहे, राष्ट्रवादी दल और उनके नेता कह रहे, सुलझे हुए नेता श्रीमान अजित पवार जी और उनके साथ सारे विधायक, सारे सांसद कह रहे। ठीक है, सारे सांसदों का राम कदम जी आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन चेहरे तो मात्र 8 नजर आते हैं। और सवाल ये कि ट्रेलर तो रिलीज कर दिया है, लेकिन पिक्चर 5 तारीख को नजर आएगी जब शरद पवार अपनी बैठक करेंगे, तो पिक्चर का इंतजार कीजिए, रिलीज होने वाली है 5 जुलाई को। हम उसकी भी आपसे चर्चा करेंगे और बताएंगे कि पिक्चर का कलेक्शन रहा कैसा। लेकिन वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम है राष्ट्र की आवाज।